लिए यूटिलाइज करना है, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ तुम्हें फील करना है। ओके, तो इन चीज़ों के लिए उसे यूटिलाइज करना है। अब एक क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए अब एक एडवाइस ये रहेगी मेरी कि तुम लोग पहले आंसर शीट का फर्स्ट पेज फील कर लो पूरा, बाद में क्वेश्चन पेपर रीड करना। क्वेश्चन पेपर एंड से रीड करना, स्टार्टिंग से नहीं, एंड से रीड करना। एंड में तुम्हारी राइटिंग स्किल है, राइटिंग स्किल में तुम्हें ज़्यादा सिलेक्शन नहीं है। सिलेक्शन होगा तो कहाँ होगा, कॉम्पो में होगा, लेटर में होगा। बाकी सारे क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन है तुम्हारे, ठीक है। तो जो भी तुम्हें सिलेक्ट करना है उसके लिए तुम टिक मार्किंग नहीं कर सकते पेपर पे, बोर्ड के हिसाब से वो कॉपी है। क्वेश्चन पेपर पे तुरंत जाकर तुम्हें सीट नंबर लिखना है तो उनको पता चल जाएगा ये तुम्हारा पेपर है। तो क्या कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन तुम्हें मतलब जो भी कॉम्पो तुम्हें लिखना है ना, उसके बाजू में एक छोटा सा डॉट लगा देना। टिक मत करना, बस डॉट तो कैसे भी लिखते लिखते भी लग सकता है, टिक तो पर्पजली हम करते हैं। ओके, एक छोटा सा डॉट लगा देना। और जो भी सिलेक्शन तुम्हें करना है, कॉम्पो का हो, ओके, या फिर तुम्हें पत्र में करना है या कविता में करना है सिलेक्शन, ओके, हिंदी मराठी दोनों में, पद्य विश्लेषण में तुम्हें सिलेक्शन है, 2 पॉइंट में से एक ले लिखिए। ये तुम्हारा उन स्टार्टिंग के 15 मिनट में ही हो जाना चाहिए। तुम अगर बाद में सोचोगे कि मैं पेपर लिखते वक्त मेरा जब राइटिंग स्किल का 1 आवर आएगा तब मैं सोचूंगा या सोचूंगी और मैं तब सिलेक्शन करते बैठूंगी, तो तुम्हारा 5 मिनट वही खत्म हो जाएगा। ये लूँ, ये लिखूँ, वो लिखूँ, जो भी सिलेक्शन है उसी वक्त करना है स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में। उसके बाद तुम्हें और किसी कॉम्पो या किसी लेटर की तरफ देखना ही नहीं, उधर तुम्हें जम्बलिंग होना ही नहीं है। अगर तुम वहां फिर से सोचोगे अरे मैं ये नहीं, मैंने स्टार्टिंग में तो ये चूज किया था, अब फिर से मैं ये लिखती हूँ, ओके, क्या होगा, सोचने में बहुत टाइम चला गया, अब ये लूँ कि वो लूँ, ओके। इसीलिए जो भी चॉइस करना है स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में। 8 से क्वेश्चन पेपर रीड करोगे तो क्या होगा, ओके, ग्रामर में कोई चॉइस नहीं है, ग्रामर में तुम्हें ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे तो भी पूरा सब सॉल्व करना ही है, क्योंकि कोई एक रॉन्ग हुआ तो दूसरे को मार्क्स मिलेंगे। अब 8 से पेपर रीड करने का फायदा क्या होगा, जब तक तुम लोग स्टार्टिंग के पेज पे आओगे, ओके, तब तक 11 बज चुके होंगे और तुम्हारे हाथ में फर्स्ट पैसेज ही होगा। टिक तो कर नहीं सकते तुम लोग, अगर टिक मार्किंग करना होगा तो मैं तुम्हें कहती कि स्टार्टिंग से रीड करो, तो टिक करके तुम्हारे आंसर रेडी है, ओके। अब टिक तो कर नहीं सकते तुम लोग, इसीलिए एंड से, और उधर क्या कॉम्पो वॉम्पो में डॉट लगाना है, इधर कैसे आकलन कृति के आंसर फाइंड आउट करने, तो टिक नहीं कर सकते। इसीलिए तुम्हारे हाथ में फ्रेश फर्स्ट पैसेज ही होगा जब 11 बजेंगे, और 11 बजते बजते जब फर्स्ट पैसेज होगा तो तुम फटाफट लिखना शुरू कर सकते हो, इसीलिए एंड से शुरू करो, ठीक है। अब हम सेक्शन वाइज जाते हैं। फर्स्ट सेक्शन है गद्य, कितने पैसेज, 3 पैसेज, अब तक तो सब प्रीलियम दे चुके हो, 3 पैसेज, 2 सीन, 1 अनसीन, ठीक है। क्या करोगे, सबसे पहली टिप पे रीडिंग तो हो जानी चाहिए थी अब तक, और अगर अभी भी रीडिंग नहीं हुई है किसी लेसन की 2-2, 3-3 बार, मतलब रीडिंग इतनी तुम्हारी सटीक होनी चाहिए थी अब तक कि तुम्हें कोई भी पैसेज आए उसकी फर्स्ट लाइन पढ़ते ही तुम्हें पता होना चाहिए कि आगे की 4 लाइन में ये है। अगर ऐसा रीडिंग तुम्हारा अभी नहीं हुआ तो भी अभी टाइम है, 20 दिन है, ओके। मैं ये नहीं कहती कि पूरा वक्त हिंदी मराठी ही लेकर बैठो, पर जब भी टाइम मिले, और जो लेसन इजी है, बहुत से लेसन इजी भी है, ओके, तो जो लेसन इजी है उन लेसन्स को तुम लोग रीड करना शुरू करो। कोइंसिडेंटली वही लेसन आ गए तुम्हारे लिए अच्छा है ना, ठीक है। तो 3 पैसेज, 2 सीन, 1 अनसीन, ओके। अब देखो मैंने टाइम जो है ना वो सेक्शन को दिया है, पैसेज को नहीं दिया है। 45 मिनट्स मैं चाहती हूँ तो 15 मिनट्स करके भी दे सकती थी, ओके, पर मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने पूरे सेक्शन को वो वक्त दिया है। क्यों दिया होगा ऐसे, क्योंकि 2 रीजन, एक तो हर बच्चे का स्पीड अलग अलग है, कोई फटाफट सॉल्व कर लेगा, किसी को थोड़ा टाइम लगेगा। सेकेंडली पैसेज कौन से आने वाले हैं ये हमें अभी पता नहीं है, अगर कोई इजी पैसेज आ गए तो तुम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करके आगे के सेक्शन की तरफ जा सकते हो, या तो सीन पैसेज जल्दी हो सकते हैं, अनसीन के लिए थोड़ा टाइम भी लग सकता है। अनसीन है वो तुमने अब तक कभी पढ़ा नहीं है, सीन पैसेज का अभी नवीन के 5 पेपर्स पैटर्न पेपर सेट तुमने या प्रीलियम दी होगी यहाँ की स्कूल की, कई पैसेज वही आएंगे, तुम लोग देखोगे, ठीक है। तो तुम लोग फटाफट सॉल्व करके आगे बढ़ जाओगे। अगर मैं टाइम मैनेजमेंट में तुम्हें बात की पैसेज वाइज तो तुम लोग सोच के अरे 15 मिनट है,
मैं अभी और स्वमत को 5 मिनट लेता हूँ, 10 मिनट लेता हूँ, तो एकदम आराम से चलते तुम लोग। इसीलिए तुम लोगों को 45 मिनट्स मैंने तीनों पैसेज को दिए हैं। अगर वो 40 मिनट्स में भी होता है तो वेल एंड गुड, आगे बढ़ो। ओके, उधर ही रुको मत, क्योंकि आगे राइटिंग स्किल है जिसके लिए तुम्हें टाइम लगने वाला है। ओके, तो अब पहले आकलन कृति से आते हैं। आकलन कृति के लिए इम्पोर्टेंट टिप ये है, सबसे पहली बात, मराठी हिंदी पेपर में कहीं पे भी तुम्हें पेंसिल यूज नहीं करनी, मार्जिन के लिए भी नहीं और जाहिरात के बॉक्स के लिए भी नहीं। पेंसिल यूज करना बोर्ड में कॉपी है। एग्जामिनर को, मॉडरेटर को ये इंस्ट्रक्शन आते हैं बोर्ड से कि किसी बच्चे ने अगर पेंसिल से आकृतियां बनाई हो या किसी बच्चे ने आकृतियां बनाई ही ना हो तो उनके मार्क्स काट दिए जाए। अब वो कितने काटने हैं वो एग्जामिनर पर है। मतलब कभी कभी तुम एक आकलन कृति के भूल जाते हो और बाकी के बना लेते हो, तो अगर तुमने एक हाथ का भूल गए हो तो हम लोग हाफ मार्क्स काटते हैं। सबके भूल गए हो तो ज़्यादा ही कट करेंगे ना। तो आकृतियाँ बनानी ही है, पेन से ही बनानी है। और ये इंस्ट्रक्शन तुम्हें क्वेश्चन पेपर पे भी मिलेंगे, ऊपर लिखकर मिलेंगे क्वेश्चन पेपर पे कि सभी कृतियाँ पेन से कीजिए। मराठी पे भी मिलेगा, सगळ्या आकृतियाँ पेन ने बनवाओ। मतलब सगळ्या, सभी, मार्जिन से लेकर बॉक्स से लेकर सब कुछ। फिर से बता रही हूँ, पेन, कलरफुल पेंसिल्स या पेंसिल्स, कलरफुल पेन, कुछ भी यूज करना। बोर्ड में कॉपी है, जिस पेन से लिख रहे हो उसी पेन से तुम्हें सब कुछ लिखना है, समझे। अब आकलन कृति, दो आकलन कृति आती है 4 मार्क्स के लिए। ओके, और उसके बाद आता है व्याकरण कृति, स्वमत। अब आकलन कृति के लिए बॉक्स आते हैं, अलग अलग बॉक्स। तुम पूछोगे कि शेप वैसे ही होनी चाहिए, थोड़े बहुत तो वैसे ही होने चाहिए। फ्री हैंड करना, स्केल यूज मत करना। स्केल यूज करोगे तो टाइम जाएगा। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो चलेगा, पर एकदम सर्कल का तुमने ट्रायंगल बना दिया तो नहीं चलेगा। सर्कल थोड़ा ओवल होगा तो चलेगा, उसमें कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ओके, अब 2 आकलन कृतियां हैं। कभी कभी 2 मार्क्स के लिए 2 बॉक्स पूछते हैं, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए 2 बॉक्स पूछते हैं। तो अगर 2 मार्क्स के लिए 2 बॉक्स पूछे जाए, इसका मतलब वो आंसर तुम्हें सेंटेंस में लिखना है। किसमें लिखना है? सेंटेंस में। 2 मार्क्स के लिए अगर तुम्हें 4 बॉक्स पूछे गए, 4 अलग अलग बॉक्स, तो इसका मतलब उसका आंसर तुम्हें वर्ड में लिखना है। ये तुम्हारे माइंड में होना चाहिए। अगर 2 बॉक्स है तो सेंटेंस, हाँ चले, और 4 बॉक्स है तो वर्ड। Just I'll take your 2 minutes. How many of you are aware of Singham? पिक्चर तो देखा ही होगा। पिक्चर बाकी है दोस्त। Simha? Okay, we have lady Simha with us. Her name is Netra Mule. She's from Khar Police Station. To felicitate her, एक जोर से तालियां हो जाए। हेलो ऑल, पूरी पिक्चर हिंदी मराठी पार्टी पॉलिटिकल लीडर्स को इतना मान सम्मान नहीं देते जितने IAS ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर्स को देते। सो वी आर गिविंग अगेन। सॉरी मैम, आशीष सपोर्टर है क्या? ओके डन। सॉरी मैम, थैंक यू। खुशी होती है ना लड़कियों को यूनिफॉर्म में देखकर। आवाज नहीं है। हेलो,
हेलो, आ रहा है? ओके, चलो, उतना तो है ही मेरा आवाज़, क्लास में चला जाता है। ओके, ध्यान दो। तो फर्स्ट उनको देख के खुशी हुई, अच्छी बात है। चलो, सिम्बा और उरी से थोड़ा सा बाहर और बाद में याद करना, जैसे पुलिस इंस्पेक्टर बनना है, ओके, वो भी पहले 10th जरूरी है। आकलन कृति में मैंने अभी बताया कि 2 मार्क्स के लिए है, तो वो सेंटेंस में जाएगा, और 4 मार्क्स के लिए तो वो वर्ड्स में। ये याद रखना, क्योंकि बहुत बच्चे जहाँ जरूरत नहीं है ना वहाँ भी सेंटेंस में आंसर लिख देते हैं, इससे मार्क्स कटेंगे। तो थोड़ा सेंस रखना कि मार्क्स क्या है, 4 है मतलब वो शब्द है, 2 है तो ही वो सेंटेंस है, ओके। उसके बाद हम लोग आएंगे व्याकरण कृति में, हिंदी और मराठी दोनों में, ओके। व्याकरण कृति जो होगी वो अलग अलग होगी, कहाँ पर पैसेज हो। मराठी का जो पैसेज होगा उसमें जो व्याकरण आएगा उसमें समानार्थी विरुद्धार्थी आएंगे, विभक्ति प्रत्यय आएंगे, ठीक है, और शब्दों की सारी 8 जातियां भी वहां पर आएंगी, नाम, सर्वनाम, विशेषण और सारे अव्यय, क्रियापद और सभी अव्यय, क्रिया, विशेषण, उपव्यय, ये कहा किसमें, मराठी, ठीक है। पर हिंदी में जो पैसेज का ग्रामर है उस ग्रामर में शब्दों की जातियां नहीं आएंगी, क्योंकि वो हमारे मेन ग्रामर में है। मराठी में शब्दों की जातियां हमारे मेन ग्रामर में नहीं है, इसलिए वो पैसेज में आएंगी, विभक्ति भी आएगा। तो फिर हिंदी में वहां क्या आएगा, समानार्थी मतलब पर्यायी शब्द, विलोम शब्द और उपसर्ग और प्रत्यय आएगा। प्रत्यय के 2 प्रकार, कृदंत और तद्धित, वो सब तुम्हें पैसेज में से आएगा, ओके। और विलोम और समानार्थी शब्द, वचन, लिंग सब आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा पैसेज का ग्रामर है, ओके। ये अलग अलग ही है, वो तुम्हारे मेन ग्रामर में कहीं रिपीट नहीं होगा। इसके बाद आता है स्वमत, जो बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं या कुछ भी लिख कर आ जाते हैं, और अभी प्रीलियम के पेपर जब हमने चेक किया तो देखा कि कुछ बच्चे पूरा पैसेज ही छोड़ देते हैं। स्वमत लिखना कितना है, 4 लाइन का नहीं लिखना है, 2 मार्क्स के लिए कम से कम 10 से 12 लाइन का लिखना है, ओके। 10 से 12 लाइन का जब लिखोगे तब जाके तुम्हें 1.5 मार्क्स मिलेंगे। तुम सोचते हो अरे मैंने तो कितना अच्छा स्वमत लिखा, फिर भी मुझे आधा ही मार्क्स दिया मिस ने। बहुत बार क्लासेस के टीचर से बच्चे यही कंप्लेंट करते, सर मैंने बहुत अच्छा लिखा, मिस मुझे आधा ही मार्क्स दिया, 1 ही मार्क्स दिया। पर लिखा कितना है और लिखा क्या है, ये दोनों चीजें। स्वमत है वो, यानी तुम्हारा ओपिनियन, पर्सनल रिस्पॉन्स, कहीं पर भी वहां पर पैसेज की एक भी लाइन आनी नहीं चाहिए, ठीक है। कंप्लीटली अपना ओपिनियन देना है। सेकेंडली, अपना ओपिनियन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी दोगे तो मार्क्स मिलेंगे। फिर भी मैं कहूँगी कि पॉजिटिव दो। क्यों पॉजिटिव दो, क्योंकि पॉजिटिव ओपिनियन तुमने कहा, ओके, कोई चीज़ को तुमने कहा हो मला ये आवडतं या हाँ मुझे ये पसंद है, तो वो क्यों पसंद है ये तुम्हें लिखने आना चाहिए, और वो चीज़ क्यों नापसंद है ये भी तुम्हें लिखने आना चाहिए। अगर तुम्हें वो चीज़ क्यों नापसंद है, इस आंसर को तुम प्रॉपर जस्टिफाई कर सकते हो तो ही तुम वहाँ पर नेगेटिव ओपिनियन लिख सकते हो। नेगेटिव ओपिनियन को मार्क्स नहीं है ऐसा नहीं है, अगर नहीं होते तो पूछते ही नहीं ना कि तुमचे सकारात्मक किंवा नकारात्मक मध्य या हाँ या ना में जवाब दीजिए। पर ना क्यों है ये तुम्हें बताने आना चाहिए। कभी कभी हमें कोई कविता बिल्कुल पसंद नहीं होती, तुम्हें पद्य विश्लेषण में भी पूछा जाता है कविता पसंद होने के नापसंद होने के कारण, पर कविता नापसंद है, क्यों नापसंद है ये तुम्हें बताने आना चाहिए। बस पसंद नहीं है क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रही, इसका मतलब वो कवि थोड़ी हो रहा है, किसी को तो पसंद होगी तब उसकी कविता छपी है और तब तुम्हें पढ़ने आ रही है। तो अगर तुम्हें ना वाला आंसर, नेगेटिव आंसर जस्टिफाई करने आ रहा है तो ही तुम उसको नेगेटिव में लिखोगे, नहीं तो पॉजिटिव लिखोगे। कोई चीज़ हमें पसंद क्यों है हम फटाफट बता देते हैं, पर कोई चीज़ हमें नापसंद क्यों है, ओके, पर्सन है या चीज़ है तो हम जल्दी बता देते हैं। पर लेसन के लिए तुम्हारी पसंद नापसंद तुम्हें जस्टिफाई करने आनी चाहिए। अगर तुम्हें आ रही है तो नेगेटिव ओपिनियन को भी तुम्हारे मार्क्स मिलेंगे, ओके। सेकेंडली, स्वमत को लेसन से, एक स्वमत तुम्हें पोएम में भी आएगा मराठी के, और पोएम से तुम्हें कनेक्ट करना आने चाहिए। जैसे शाल लेसन है मराठी में, तो तुम्हें पूछा जातं ना तुमच्या आवडत्या वस्तूबद्दल तुमची एखादी आठवण सांगा, ओके। अब उसको मुझे लेसन से कनेक्ट करना है, मैं एंड में करूँगी, शुरुआत में नहीं। शुरुआत में करोगे तो वो प्रस्तावना हो जाएगी,
और स्वमत में कोई प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन नहीं देना है, तो मैं एंड में करूँगी। ओके, ये तुम्हारा एक्स्ट्रा टच होगा जो तुम्हारी तरफ से तुम लिखोगे, तो तुम्हारे एग्जामिनर को लगेगा कि अरे वाह बच्चा बहुत अच्छा है। ओके, समझे ना? हाँ, तुम ही तो क्या करना है तुम्हें, जो लेसन होगा ना, तुमने पूरा स्वमत लिख लिया, लास्ट के 2 से 3 लाइन में तुम्हें उसको लेसन से कनेक्ट करना है। कैसे करोगे? तर तुमने लिख लिया स्वमत पूरा, ज्याप्रमाणे लेखक रा ग जाधव यांच्या आठवणी शाल, ओके, या वस्तूशी निगडीत आहे, त्याचप्रमाणे माझी आठवण सुद्धा घड्याळ या वस्तूशी निगडीत आहे। मैंने लेसन से कनेक्ट किया है, ठीक है। अगर तुम्हें लेखक का नाम नहीं आ रहा है पर लेसन के नाम तो हमें आते हैं, तो तुम लोग लेसन के नाम से कनेक्ट करो, ठीक है। मतलब सिर्फ लेसन का नाम मेंशन करो, शाल या घड्याळ लेखकांनी, ओके, त्यांच्या आठवणी शालीशी निगडीत ठेवल्या आहेत, माझी आठवण सुद्धा घड्याळाशी निगडीत आहे, जो भी। तो क्या होगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे तुम्हें स्वमत में। स्वमत में कुछ अलग लिखना है, तुम जो है वही लिखोगे तो तुम्हें अच्छे मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? ओके। अब दूसरी टिप, इम्पोर्टेंट टिप ये है, पेपर लिखोगे कैसे। ये तो तुम लोगों को बहुत सारे टीचर्स ने बताया होगा, न्यू क्वेश्चन न्यू पेज। उसका कारण ये होता है कि फर्स्ट कोई भी क्वेश्चन जब होता है तो क्वेश्चन नंबर 1, ओके, उसका ऊपर हम लोग टोटल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अ आ ई 3 पैसेज है, हम लोग ऊपर टोटल करते हैं। अ को तुम्हें 5 मिला है, ब को तुम्हें 4 आधा मिला है, 4.5 मिला है, फिर 4.5 मिला है, ऐसा हम टोटल करते हैं। ओके, और उधर का उधर ही वो खत्म हो जाता है। समझो तुमने कोई स्वमत पीछे लिख दिया है, जैसे तुम लोग स्कूल और क्लासेस में लिखते हो, तो यहाँ के टीचर्स तुम्हारे अपने टीचर्स है, वो तुम्हें पर्सनली जानते हैं, तो वो सोचते हैं जाने दो अपना बच्चा है तो वो टोटल में ऐड कर दे। बोर्ड में ये नहीं होगा, बोर्ड टीचर्स के लिए, एग्जामिनर के लिए तुम लोग सिर्फ एक सीट नंबर हो, कोई पर्सनल कंसीडर नहीं होगा तुमसे। तो प्रॉपर पेपर लिखोगे तो ही प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए तुम्हें क्या करना है, ये आइडिया याद रखना, हर पैसेज के लिए 2 पेज लेना, 2 पेज, इधर कोई देखेगा नहीं तुम्हें, और बोर्ड का सप्लीमेंट बड़ा होता है। हर पैसेज के लिए 2 पेज लेना, एक पेज पर दोनों आकलन कृति सॉल्व करना, और दूसरे पेज पर व्याकरण कृति और स्वमत 10 से 12 लाइन का है तो उतना तो चाहिए। फिर नया पैसेज नए पेज पे जाना। अब उसके आगे जाकर मैं एक चीज ये कहूंगी कि सारे जो तुम्हारे 3 स्वमत लेसन के, एक स्वमत पोएम था, एक पोएम सीन पोएम है, उसका स्वमत आएगा, मतलब टोटल 4 स्वमत, 2, 2, 4, 6, 8 मार्क्स। इसको वहीं पे होल्ड करना, मतलब वहीं पे रुकना, क्योंकि स्वमत के लिए तुम्हें सोचने को टाइम लगेगा। अगर आ रहा है तो फटाफट लिख देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तुम लोग अगर तुम्हें नहीं आ रहा है स्वमत, सोचने को वक्त जा रहा है, तो पहले उधर उसको रख दो। पूरा पेपर हो जाएगा ना, पूरा पेपर हो जाएगा, फिर स्वमत लिखो, ठीक है। उससे क्या होगा मालूम है, तुम्हारा राइटिंग स्किल पूरा हो जाएगा। और फिर अगर तुम्हारे स्वमत के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा और 5-5 लाइन का भी तुमने स्वमत लिखा ना, तो तुम्हें हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स उधर मिलेगा, ठीक है। पर तुम लोग क्या करते हो, स्वमत लिखने में ही इतना टाइम गवा देते हो कि 5-5 मार्क के जो मेन राइटिंग स्किल है उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। वो 30 मार्क का है और ये 8 मार्क का है। समझो उधर का एक 5 मार्क का पूरा राइटिंग स्किल गया तो तुम्हारे लिए पूरे 5 मार्क्स गए। लास्ट के 15 मिनट्स रखना स्वमत के लिए और फिर उसमें आराम से लिखना, क्योंकि अभी 4 स्वमत का टाइम तो तुम्हारा बचा है ना 20 मिनट का। 5-5 मिनट का अगर स्वमत पकड़ूं मैं तो 20 मिनट बचे, 20 मिनट तो तुम आगे ही चल रहे हो, तो 20 नहीं बट 15 मिनट तो लास्ट के रखना, 10 मिनट रख लेना और छोटा छोटा स्वमत लिखकर खत्म कर देना, तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। पर वो 2 मार्क्स के लिए या वो टोटल 8 मार्क्स के लिए तुम लोग इधर के पूरे 5-5 मार्क के क्वेश्चन छोड़ देते। और अभी तो एक पैसेज के लिए 2-2 पेज लेने हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि तुम्हारे पास स्वमत के लिए उधर जगह भी है, राइट। कोई स्वमत इजी है, फटाफट लिखकर हो रहा है, 5 मिनट में खत्म हो रहा है, लिख के आगे बढ़ो, ठीक है। पर कोई स्वमत में बहुत टाइम लग रहा है सोचने के लिए, तो उसके लिए उधर जगह है। हमने पैसेज के लिए 2 पेज यूटिलाइज किए हैं, जगह है। और पैसेज के लिए 2 पेज ऐसे मत यूटिलाइज करना कि बस 2-2 इतना छोटा चिपका के लिख दिया है और फिर बाकी पूरा पेज खाली है। नो, एक कृति तुम लोग लिखना, फिर 2-3 लाइन छोड़ के दूसरी कृति लिखना। ये तो तुम्हें सबको पता है ना कि अगर ऊपर प्रश्न क्रमांक लिखा है
तो ही प्रश्न क्रमांक होगा। अगर उधर कृति क्रमांक लिखा है तो उधर कृति क्रमांक ही होगा। तुम लोग फिर उधर प्रश्न क्रमांक नहीं लिख सकते, कृति क्रमांक ही तुम्हें लिखना है। ओके, ये चीज तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। ये नया चेंज है बोर्ड का कि अगर प्रश्न क्रमांक है तो प्रश्न क्रमांक, कृति क्रमांक है तो कृति क्रमांक। प्रश्न क्रमांक 1 या कृति क्रमांक 1 लिखकर पूरी लाइन छोड़ देनी है। फिर उसके बाद अ लिखना है, पूरी लाइन छोड़ देनी है, संज्ञा पूर्ण कीजिए। फिर जो मेन क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिखकर उसके तुम्हें बॉक्स बनाने हैं। ओके, तो ये हो गया लेसन का। अब पोएम, मराठी हिंदी में पोएम्स के मार्क्स भी अलग है और पोएम का पैटर्न भी अलग है। ठीक है, मराठी में पद्य के लिए 20 मार्क्स है। ओके, और हिंदी में पद्य के लिए 18 मार्क्स। सीधा पैटर्न डिवाइडेड है, 3-3 है। ओके, उधर 8, 16 और फिर 8, 20, उधर ऐसे 8, 8, 8, 8, 4 ऐसा है। और हिंदी में 6, 6, 12 और 6, 18। अब 8, 8 मार्क्स का मराठी में क्या है, पहले तो मराठी में एक सीन पैसेज आएगा 8वां का, 2 सेम आकलन कृतियाँ आएंगी। ओके, एक कविता की लाइन का तुम्हें एक्सप्लेनेशन आएगा उस कविता से रिलेटेड, और एक उस पोएम का स्वमत। दूसरा 8वां के लिए क्या आएगा, पद्य विश्लेषण, जो अभी नया बोर्ड ने ऐड किया है लास्ट में। कहाँ मिलेगा, किसी रेफरेंस बुक में वो नहीं है, सिर्फ 21 में वो है। पर 21 में भी सिर्फ एक पोएम का नहीं है, वो पोएम है योगी सर्वकार सुखदाता। उसके 8 ही पॉइंट है, अब बार बार 2-3 पॉइंट नहीं है। टोटल 11 पॉइंट का पद्य विश्लेषण है मराठी में, पर एट अ टाइम बोर्ड में तुम्हें आएंगे 6 ही पॉइंट। पहले 4 पॉइंट जो है पद्य विश्लेषण से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, तुम लोग सुनो। पहले 4 जो पॉइंट है 1, 2, 3, 4 जो 1 मार्क के लिए है, वो सब पोएम के अलग अलग है। ओके, वो तुम्हें बाय हार्ट करनी है। टोटल कितनी पोएम है मराठी में, 7 कविता है, और एक कविता जो है जाता अस्ताला, वो रैपिड की पोएम है, उसका पद्य विश्लेषण नहीं मिलेगा, नहीं तो उसका भी ढूंढते बैठोगे। नो, 2 पोएम आएंगी तुम्हें, आइडियली ऐसा ही आएगा कि एक यूनिट की एक पोएम, दूसरे यूनिट की दूसरी पोएम, संतवाणी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, तो इसीलिए ये याद रखना 2 पोएम आएंगी, किसी एक का ही पद्य विश्लेषण करना है। पहले 4 पॉइंट हर पोएम के अलग अलग है, जो 1 मार्क के लिए। पर जो 2-2 मार्क के लिए जो है ना, 2-2 मार्क के लिए तुम लोग अगर उसको गौर से पढ़ोगे तो वो 2-2 मार्क्स के जो पद्य विश्लेषण है ना, वो सेम है। ओके, सेम है। अब उसके लिए और आगे आने वाले जो भाव सौंदर्य है कविता का, ठीक है, उसके लिए मैं टिप दूंगी तुम्हें। मराठी की पोएम छोटी सी है, ओके, और सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो तुम लोग घर जाना, समरी देखना पोएम की, और खुद के ओन भाषा में उसको छोटा करना, 7 से 8 लाइन छोटा शॉर्ट में कर लेना अपने ओन लैंग्वेज में, तो जल्दी याद रहेगा। ऐसे 7 पोएम का बना लेना, 7 दिन जाएंगे और कितना जाएगा। ओके, 7 डेज में वो हो जाएगा, और हार्डली 15 से 20 मिनट का काम है डेली। और कोई भी कविता का समरी आए, पोएम का, उसमें भी आएगा ना भावार्थ लिखने को, ठीक है। फिर ये पद्य विश्लेषण में भी एंड के 2-2 पॉइंट आएंगे, 2-2 मार्क्स के लिए। ओके, और आगे अभी जो आने वाला है कवितांच्या ओळींचं विश्लेषण, उसमें भी जो बीच वाला पार्ट है जिसमें उस लाइन का मीनिंग लिखना होता है, कुछ भी आए तुम लोग वो लिख कर आए, तुम्हें उसमें मार्क्स मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके लिए तुम्हें सब 11 पॉइंट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग गौर से जाकर अगर घर पे वो पॉइंट्स पढ़ोगे ना, तो तुम लोग देखोगे कि वो सारे पॉइंट्स एक ही है, आपस में सेम टू सेम लगेंगे तुम्हें। तो सबके सब बाय करने की क्या जरूरत है, उससे अच्छा पोएम की समरी शॉर्ट में बना दो और वो रीड करके जाओ। कुछ भी पोएम के मतलब से रिलेटेड आएगा ना, वो लिख के आ जाना। और वो 7 तुम लोग बनाओगे ना, खुद के 7 रहेंगे, खुद बनाया हुआ है तो याद भी रहेगा, फटाफट बाय हार्ट भी होगा। तो 2-2 मार्क्स के लिए कुछ भी पोएम से रिलेटेड आए, स्वमत को छोड़कर मैं कह रही हूँ। ओके, पोएम से रिलेटेड आए तो तुम वो लिख कर आना। ये हो गया 8 मार्क का कविता का पद्य विश्लेषण, जिसमें कविता का नाम आएगा। ओके, अब है कवितांच्या ओळींचे विश्लेषण। एक ही पोएम की 2 लाइन तुम्हें दी जाएंगी, उसको तुम्हें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला पार्ट है आशय सौंदर्य, लिख के लो, ये शब्द तुम्हें नहीं लिखने तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। दूसरा पार्ट है काव्य सौंदर्य, क्योंकि मार्क्स डिवाइडेड कैसे बताती हूँ, आशय सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, और ये अर्थ सौंदर्य नहीं आएगा इधर, भाव देखो, आशय सौंदर्य,
काव्य सौंदर्य और भाषिक वैशिष्ट्य। ओके, अभी इधर ध्यान दो, जो पहला वर्ड है, ओके, ये पोएम के लाइन का है, इसका ये नहीं करना, अभी ये चाहिए काव्य पंक्ति से रसग्रहण। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये पोएम के लाइंस का है, जो मैंने अभी मीनिंग से रिलेटेड बताया ना, ये वो है, इसका नहीं, मैं इसकी बात कर रही हूँ। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला जो है आशय सौंदर्य, इसमें तुम क्या लिखोगे, कवीचे नाव लिख के लो, कवीचे नाव, कवितेचे नाव आणि एका ओळीत त्या कवितेत काय आहे, कवीचे नाव, कवितेचे नाव आणि एका ओळीत त्या कवितेत काय आहे। बुक्स कुछ नहीं है तुम्हारे पास। दूसरा है काव्य सौंदर्य, इसमें तुम्हें क्या लिखना है, उन 2 लाइंस का मतलब लिखना है। अब मतलब के लिए तो मैंने अभी तुम्हें टिप्स दी है, तुम लोग पोएम को अपने शॉर्ट में कर लो, फिर वो लिखोगे तो चलेगा। तो सेकंड जो है उसमें उसका मीनिंग लिखना है। लास्ट में भाषिक वैशिष्ट्य में कविता की भाषा शैली, कवि की भाषा शैली कहाँ मिलेगा, कवि का जो इंट्रोडक्शन है ऊपर उसमें मिलेगी उसकी भाषा शैली। उसमें कोई रस है तो रस विचार तुम्हें पढ़ाया होगा, और अगर कोई अलंकार यूज हुआ है तो अलंकार, जैसे सेकंड संतवाणी में कौन सा अलंकार यूज हुआ है, कौन बताएगा। सेकंड संतवाणी में यमक, सेकंड संतवाणी में यमक अलंकार यूज हुआ है, राइम करती है वो पोएम। ओके, तो अगर कोई या फिर रंग मजेचे रंग उद्याचे, उसमें भी यमक अलंकार यूज हुआ है। तो अगर कोई अलंकार यूज हुआ है तो तुम्हें वो लिखना, ठीक है। मार्क्स कैसे डिवाइडेड है, फर्स्ट टॉपिक को 1 मार्क्स, बीच वाले टॉपिक को 2 मार्क्स, और जो लास्ट वाला भाषिक वैशिष्ट्य है उसको 1 मार्क्स। ओके, तो ऐसा टोटल ये। अब हिंदी का, हिंदी के पोएम का कैसे है, मराठी जैसे नहीं है। हिंदी में 6 मार्क्स का सबसे पहले तो पोएम है। पहली पोएम सीन पोएम है, दूसरी पोएम अनसीन पोएम है, और थर्ड जो है वो कविता का पद्य विश्लेषण। तो उसमें भी तुम्हें 2 कविता के नाम दिए जाएंगे, एक कविता का पद्य विश्लेषण लिखना है। ओके, और उसके 6 ही टॉपिक है जो इजी है, तुम लोग आराम से कर लोगे, ठीक है। सिर्फ कविता की लाइन बाय हार्ट, तो पहले के जो 5 टॉपिक है ना वो तुम्हें बाय हार्ट करने हैं, वो 5 मार्क के लिए है, 1 2 3 4, वो 4 मार्क के लिए, और लास्ट का जो है वो 2 मार्क के लिए, ठीक है, जो तुम्हें बाय हार्ट करने हैं। और वो 2 मार्क का उसमें पोएम का मीनिंग ही लिखना है पूरा। कैसे पोएम आएंगी, एक फर्स्ट यूनिट से आएगी, एक फर्स्ट यूनिट से आएगी, एक सेकेंड यूनिट से आएगी। हिंदी में 2 ही यूनिट है ना, तो तुम पहले किसी भी एक यूनिट का या दूसरे किसी भी एक यूनिट की सब पोएम करोगे तो चलेगा। मतलब पूरी यूनिट 2 यूनिट है, एक पूरी यूनिट की सारी पोएम, और उसमें कुछ पोएम रैपिड की पोएम है, ये भी देख लेना। रैपिड रीडिंग की पोएम का पद्य विश्लेषण नहीं आएगा, उधर लिखा होगा आगे कि कौन सी पोएम है। ओके, उसका नहीं करना है। तो कोई एक यूनिट का भी कर लोगे ना तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये पोएम का, कविता की पोएम हिंदी की। ओके, तो ये याद रखना। अब है स्थूल वाचन, रैपिड रीडिंग। दिक्कत हिंदी में नहीं आती क्योंकि हिंदी में पैसेज आएंगे। ओके, 8 मार्क्स है, 4 मार्क्स के लिए एक लेसन का पैसेज आएगा रैपिड के, 4 मार्क्स के लिए एक कविता का पैसेज आएगा रैपिड। ये देख लेना रैपिड की पोएम कौन कौन सी है, ठीक है। तो दोनों में वो तुम्हें मिलेगा, पैसेज मिलेगा, तुम्हें लिखना है। 2 मार्क के लिए आकलन कृति आएगी, 2 मार्क के लिए स्वमत आएगा कंपल्सरी, और एक लेसन होगा एक पोएम। प्रॉब्लम आएगा मराठी के रैपिड में, क्योंकि मराठी के रैपिड के ब्रीफ करने हैं। सबसे पहले सारे ब्रीफ तुम्हें टेक्स्ट बुक के पीछे से ही करने हैं। सेकेंडली मैं बताऊंगी कि 4 रैपिड है मराठी के, एंड वाले हर यूनिट के वो रैपिड है। ओके, तो उसमें एक पोएम है जाता स्थल। ओके, तो याद रखो 3 लेसन है, एक पोएम है, हमें 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 लिखने होते हैं। ओके, एक ऑप्शनल है, 2 ही लिखना है, एक्स्ट्रा कोई नहीं लिखेगा, कुछ भी निबंध विबंध कुछ भी नहीं, जितना पूछा है उतना ही। सिर्फ ग्रामर में तुम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो अभी एक जो पोएम है उसको तुम्हें अच्छे से करके जाना है, वो इजी भी है। ओके, एक जो पोएम है उसको तुम्हें अच्छे से करके जाना है, जाता अस्ताला। उसका जो भाव है कविता का वही तुम्हें अच्छे से करना है, क्या कहा है कवि ने वो तुम्हें अच्छे से लिखना है। ओके, और बाकी 3 लेसन में से कोई 2 लेसन करके जाओ। ओके, एक लेसन स्किप करोगे चलेगा, 2 लेसन अच्छे से करके जाओ, एक पोएम का ब्रीफ और एक लेसन का ब्रीफ, तो तुम्हारा काम हो जाएगा।
अब याद कैसे रखोगे लेसन्स को, इतने इतने ब्रीफ कैसे बाय हार्ट करने हैं, ओके। तो उसको देखो, एक व्युत्पत्ति कोश वाला जो लेसन है ना वो ही पॉइंट वाइज जाता है, बाकी कैक्टस वाला या मोठे होत असलेला मुलांनो वो सब लेसन समरी या होते हैं ना गाइडेंस बेस्ड लेसन, तो उसको शॉर्ट में याद रखो या उसका समरी याद रखो। कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम आंसर लिख कर आना, लेसन से रिलेटेड कुछ भी बकवास नहीं, तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। कितने आंसर होने चाहिए, कितने कितने मार्क्स के ब्रीफ होते हैं, 3-3 मार्क्स के। कितने होने चाहिए, मिनिमम क्वार्टर पेज, मतलब 1/4 इतना आंसर तो होना ही चाहिए। तो 2 अलग अलग पेज पे लिखना, ठीक से याद रखो। हर पैसेज के लिए न्यू पेज, कविता के लिए भी हर पैसेज के लिए न्यू पेज, पद्य विश्लेषण के लिए न्यू पेज। पद्य विश्लेषण अगर कविता के नाम का है तो ऊपर कविता का नाम आएगा और पद्य विश्लेषण शुरू होगा। अगर लाइंस का है तो कविता के ऊपर 2 लाइंस लिखकर उसका पद्य विश्लेषण शुरू होगा पॉइंट वाइज तुमने नहीं लिखा तो तुम्हें 0 मार्क्स मिलेगा। और तीनों पॉइंट्स में क्या क्या होना चाहिए वो तो मैंने लिखवाया है। थर्ड है स्थूल वाचन हिंदी हो या मराठी। अगर मराठी है तो दोनों ब्रीफ के लिए अलग अलग पेज, अगर हिंदी है तो दोनों पैसेज के लिए अलग अलग पेज। इसके रैपिड के ब्रीफ एक पैसेज में हो जाएंगे, आकलन कृति और स्वमति है, इसके लिए तुम्हें 2 पैसेज की जरूरत नहीं है, तो 2-2 पेज बस, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हें इन चीजों पर ध्यान देना है। ये तुम्हारा 50 मार्क्स का पेपर खत्म होता है, ये टोटल 50 मार्क्स है। अब जो 50 मार्क्स है वो इम्पोर्टेंट मार्क्स है, उसमें है व्याकरण, ओके, और तुम्हारा लेखन भी बात। हाँ, इसको चेंज कीजिए। अभी व्याकरण जो है, सबसे पहले मैं हिंदी और मराठी के लिए बता देती हूँ। मराठी में 20 मार्क का व्याकरण है और हिंदी में 18 मार्क का व्याकरण है। अब मराठी का 20 मार्क का व्याकरण भी 10 मार्क्स में डिवाइडेड है। अब तुम्हें किसके क्वेश्चन लिखने हैं व्याकरण के और किसके क्वेश्चन नहीं लिखने हैं यही नहीं समझ में आता, और सब लिख कर आ जाते हैं। सबसे पहले जो हेडिंग क्वेश्चन होते हैं ना, खाली वाक्यातील सामान्य रूप ओळखा, ओके, वो नहीं लिखते। क्वेश्चन नंबर देके वो लाइन छोड़ देनी है, फिर नीचे आना। और जहाँ पर भी सेंटेंस में क्वेश्चन होंगे, जैसे काल परिवर्तन कीजिए, ठीक है, एक सेंटेंस दिया जाएगा और ब्रैकेट में लिखा जाएगा सामान्य भविष्य का। सेंटेंस वाले जो ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं वो नहीं लिखने होते, तुम्हें सिर्फ हेडिंग देनी होती है उसकी, सामान्य भविष्य का, या अव्यय में से वाक्य बनाना होगा, ठीक है। तो तुम जिस अव्यय के शब्द से वाक्य बना रहे हो और बस वो और लिख देना है। तो जहाँ सेंटेंस होंगे वहाँ क्वेश्चन नहीं लिखने, हाँ, और जहाँ वर्ड होंगे, जैसे कोई भी समानार्थी हो, विरुद्धार्थी हो, या शब्द समूह से शब्द बनाओ, मराठी में बहुत सारी भाषिक एक्टिविटीज है, वो वर्ड में अगर है तो उसके क्वेश्चन तुम्हें लिखने हैं, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखने, ठीक है, ये कंपलसरी है। बहुत बच्चे फिलअप्स वगैरह के भी आंसर नहीं लिखते, वो सब भी लिखने हैं, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ओके। फिर किसी भी व्याकरण में अगर तुमने कोई शब्द प्रयुक्त किया है, कोई करेक्शन किया है, शुद्धिकरण, तो वो अंडरलाइन करना जरूरी है। मुहावरों में भी वो चीज होती है, मुहावरों में भी वो चीज जरूरी है, अंडरलाइन। अगर तुमने अंडरलाइन नहीं किया तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। देखो, बोर्ड एग्जाम है ना, इसमें एक स्मार्टनेस का गेम, अगर तुम जितना पेपर चेकर को पेपर चेकिंग इजी करके दोगे ना, तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तुम लोगों ने, मैं हैंडराइटिंग की बात नहीं कर रही, मैं नीटनेस और पेपर चेकिंग का इजी मतलब क्या, अंडरलाइन करना, बॉक्स बनाना, मतलब टीचर्स को दिखाना कि ये मेरा आंसर है, ओके, तो टीचर सिर्फ आंसर ही देखेगी। तो जितना इजी रहेगा तुम्हारा पेपर, मार्क्स अच्छे रहेंगे। तुमने बहुत खिचड़ी किया है, सब एक में एक ऐसे चिपका कर लिखा, तो जितना उनको तकलीफ दोगे उतने तुम्हारे मार्क्स पे इफेक्ट होने वाला ही है। तो थोड़ा इजी करके दो उसको पेपर, प्रॉपर अंडरलाइन करो। तुम्हें पता है अगर कोई चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो उधर अंडरलाइन होना चाहिए, बॉक्स बनाने चाहिए, तो लोग बॉक्स फटाफट चेक करेंगे। तो व्याकरण में इन चीज़ों को तुम्हें ध्यान में रखना है। अब हिंदी के लिए टेक्स्ट बुक के पीछे, हर लेसन के पीछे व्याकरण भी है और हर लेसन के पीछे कुछ ना कुछ राइटिंग स्किल भी है, सॉल्व करके जाना है। मराठी में भी है पर मराठी में कम है, पर हिंदी में बहुत ज़्यादा। प्लस सबसे बड़ी दिक्कत हिंदी में बच्चों को आती है संधि, ठीक है। संधि पहचानना बहुत आसान है। संधि पहचानने के लिए 1 मार्क्स है, संधि का विच्छेद करने को और संधि को जोड़ने के लिए 1 मार्क्स है। पहचानना बहुत आसान है। जिस भी शब्द में किसी शब्द का पाव मोड़ा हो, मतलब शब्द आधा हो, तो
करके नीचे उसका ऐसा पाँव मोड़ा हो, मतलब वो कौन सी संधि है, वो व्यंजन संधि। जहाँ पर भी 2 डॉट होंगे, 2 डॉट, वो किस तरह का संधि, और ना पाँव मोड़ा हो और ना 2 डॉट हो, मतलब वो स्वर संधि। तो ये तो तुम्हें आसानी से आ जाएगा, 1 मार्क्स मिलेगा। फिर अब संधि के बहुत सारे नियम है, अगर नियम नहीं बाय हार्ट हो रहे हैं तो संधि टेक्स्ट बुक के जो पीछे दी है वो, फिर तुम्हारे जो पेपर तुमने सॉल्व किए वो तो नवनीत के होंगे। नवनीत के पेपर सेट में जितनी भी संधि के 2-2 मार्क्स के एग्जाम्पल है वो 21 के संधि के एग्जाम्पल, 21 खरीदने की उसके लिए जरूरत नहीं है, 2 रुपये का पेज लेकर किसी भी 21 के संधि के जेरॉक्स करा लोगे तो भी बहुत है। ओके, और डाइजेस्ट होगा नवनीत का। नवनीत की बात करें तो इन सब में से संधि के जितने भी एग्जाम्पल्स है टेक्स्ट बुक के पीछे भी बहुत सारे, वो बस वो सॉल्व कर लेना, तुम्हारा संधि का काम हो जाएगा। 1 मार्क्स के लिए जो भी चाहिए वो उसमें से तुम्हें मिल जाएगा, उसी में से कोई शब्द उधर आएगा। ठीक है, तो जो डिफिकल्ट है वो संधि ही है और कुछ नहीं, बाकी सब ग्रामर तुम लोग हिंदी का आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब मराठी के शब्दों की जातियाँ मेन ग्रामर में नहीं आती, पर हिंदी में शब्दों के भेद मेन ग्रामर में आते हैं। शब्दों के भेद से ही हमारा मेन ग्रामर शुरू हो। मराठी में 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो है भाषिक कृति और एक है मेन ग्रामर। मेन ग्रामर में क्या कहता है, समास, अलंकार, सामान्य रूप है, वाक्य परिवर्तन, वाक्य प्रचार। और भाषिक कृति मतलब भाषा से रिलेटेड, आकार विले, एक वर्ड दिया होगा उससे के 4 शब्द बनाओ। ठीक है, एक शब्द के 2 अलग शब्द बताओ, शब्द समूह के लिए 1 शब्द। अभी ये सारी प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, तो एक बुक है नवनीत का, बहुत अच्छा है, सिर्फ व्याकरण पर है, इसका येलो और पर्पल कलर का शेड है, वही लेना। पुराने बुक भी दे सकते हैं, उसका कोई तुम्हें यूज नहीं है। उसमें तुम्हें अभी ये जो नया भाषिक कृति आया है ना वो मिलेगा, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 65 या 75 रुपीज़ का है वो, बट वो लेना। उसमें तुम्हें वो जो 10 मार्क का मेन टोटल 20 मार्क का ग्रामर है, उसमें बहुत सारे मुहावरे भी है, अलग से तुम्हें मराठी के मुहावरे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वो बुक और वर्कशीट पैटर्न में है। तो तुम लोग सॉल्व करके भी जाओगे ना, अभी तक तुम्हारे पास बहुत टाइम है, रोज 1-1 पेज भी सॉल्व करोगे तो 20 आउट ऑफ 20 मराठी का ग्रामर तुम्हें उसमें मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि और मराठी के टेक्स्ट बुक के पीछे कोई ग्रामर है नहीं। जैसे हिंदी में है तो हिंदी को लेने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक हर लेसन के पीछे का ग्रामर सॉल्व करके गए तुम लोग, उसी में से 1-1, 2-2 मार्क्स का ग्रामर आएगा। आई एम श्योर अभी तक वही होता है, हिंदी के टेक्स्ट बुक के पीछे का ही ग्रामर आता है, और ग्रामर अच्छा हिंदी में दिया हुआ है, देखा है तुम लोगों ने, उसको सॉल्व करो, सिर्फ देखो मत, उसे सॉल्व करो। पर मराठी के लिए ऐसा नहीं है, जितना ग्रामर है मराठी के टेक्स्ट बुक के पीछे वो सॉल्व करो, अदरवाइज ग्रामर के लिए एक बुक लो। और ग्रामर मैथ्स की तरह है, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आउट ऑफ भी मिलेंगे, ग्रामर में आउट ऑफ मिलते। ओके, अब है राइटिंग स्किल। अब राइटिंग स्किल का तुम्हें लिख कर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए पेज, राइटिंग स्किल के लिए 2 चीज़ें देखेंगे, पेज, फॉर्मेट। हिंदी मराठी पत्र लेखन सेम, 2 पत्र आएंगे, फॉर्मल, इनफॉर्मल। लिखने कितने बड़े बड़े हैं, मार्क्स मराठी हिंदी में दोनों में 5-5 मार्क्स ही है। ओके, लिखना कितना है, तो सबसे पहले सब राइटिंग स्किल तुम्हें न्यू पेज पे ही लिखने, ये याद रखना, न्यू पेज पे लेटर शुरू करना है। ओके, 1 पेज में वाइंड अप करोगे तो अच्छी बात है, पर प्लीज नहीं तो 1.5 पेज में तो खत्म हो ही जाना है, क्योंकि ज्यादा लिखते बैठोगे तो टाइम जाएगा, और कुछ नहीं होगा, टाइम जाएगा। और जितना पेज क्राइटेरिया है उतने ही क्राइटेरिया पेज को मार्क्स मिलते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं। ये फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, औपचारिक में मांगनी, विनंती, ओके, और अनौपचारिक कौटुंबिक पत्र कुछ भी आ सकता है। लिखोगे कौन सा, इनफॉर्मल ज्यादातर नहीं लिखना है, फॉर्मल लिखना है, क्योंकि फॉर्मल थोड़ा सा भी लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे। अब फॉर्मल लेटर जो है, ओके, अब बहुत सारा डाउट ये है कि वो तो पता है अभी ईमेल पैटर्न है, डेट से शुरू होगा। अब तुम लोगों को सबसे पहला सवाल तो ये है, लाइन कहाँ छोड़नी है। दूसरा सवाल है ईमेल किसका लिखना है और कहाँ लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैटर्न चेंज होगा। लाइन कहाँ छोड़नी है, डेट लिखा, लाइन छोड़ दो, सब्जेक्ट लिखा, लाइन छोड़ दो। फिर जब महोदय आएगा, महोदय, उससे लेकर आपला विश्वासू, आपले विश्वासू, या हिंदी में महोदय से लेकर भवदीय, भवदीया, यहाँ तक कोई लाइन छोड़नी नहीं है। तुम्हें 2 पैसेज के बीच भी नहीं छोड़नी, पैसेज भी नहीं बनाने। पैसेज पता कैसे चलेंगे फिर अगर पैसेज नहीं बनाने हैं तो अगर मेरा फर्स्ट पैसेज यहाँ, ये लाइन है मेरा, ओके, फर्स्ट पैसेज इधर खत्म होगा तो ये जो तुमने लाइन लीव
किए ना, मुझे पता चलेगा कि यही जो है इसके बाद जो शुरू होगा वो मेरा सेकेंड पैसेज। तुम कहोगे कि मैंने एंड तक लिख दिया, तो थोड़ा तुम्हें सेंस रखकर एक दो शब्दों को नीचे लेना ही पड़ेगा और फिर वो पूरी लाइन लीव कर दोगे, मतलब वो मेरा सेकेंड या थर्ड पैसेज। तो पूरे लेटर में लेटर महोदय से लेकर एंड तक, अपला विश्वासु या भवदीय तक, तो नाम होगा तो नाम तक तुम्हें कहीं भी लाइन नहीं छोड़नी है। फिर अब का हो गया, लाइन छोड़ दो, पता और ईमेल आईडी। अब ये ईमेल आईडी किसका है? ये ईमेल आईडी जिसको ईमेल भेज रहे हो उसका है, तुम्हारा नहीं है। और इसके लिए इजी टेक्निक ये है कि जिसको भी हम फॉर्मल लेटर में जिसको भी हम ईमेल भेजते हैं उनका नाम नहीं होता, उनका पोस्ट होती है और पोस्ट से ईमेल नहीं लिखा जाता। तो तुम लोग आसानी से abc@gmail.com या xyz@gmail.com करके भी इसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। फिर है गद्याकलन। ओके, अब गद्याकलन जो है उसमें तुम्हें हिंदी में आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। आउट ऑफ मार्क्स मिलने के लिए तुम एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनाओ, ओके, और तब तुम्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे। एक ही राइटिंग स्किल है जिसमें आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं। मराठी में समरी राइटिंग है, कितनी बड़ी होना चाहिए समरी होना चाहिए 5 to 6 लाइन का, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। आधा पेज का समरी लिखते हो, समरी में क्या क्या निकाल दोगे? एग्जाम्पल्स, पोएम का लाइन, कोटेशंस, ये सब कुछ तुम्हें लीव करना है, निकालना है। हर पैसेज का फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट होता है, वो लेकर बीच के एक दो लाइन ढूंढकर तुम्हें उसको मैच करना। ओके, ये 2 राइटिंग स्किल हो गए मेन। उसके बाद जो थर्ड है, मराठी में 5 राइटिंग स्किल लिखने, हिंदी में 6। मराठी में प्रैक्टिस में तुम्हें तीनों करनी है, बातमी, कथा और जाहिरात पर आएंगे 2 ही, या तो कथा और जाहिरात आएगी या बातमी और जाहिरात। हिंदी में सब आएगा, विज्ञापन बनाने भी आएगा, कथा लिखने भी आएगी और बातमी भी बनानी आएगी। न्यूज़ में सिर्फ न्यूज़ का बता दूं, स्टोरी तो तुम लोगों को पता है, बस स्टोरी का पेज लिख लो। स्टोरी 1 पेज, 3 पैसेज, टाइटल मॉरल कंपनी के लिए यूटिलाइज करना है, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ तुम्हें फील करना है। ओके, तो इन चीज़ों के लिए उसे यूटिलाइज करना है। अब एक क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए अब एक एडवाइस ये रहेगी मेरी कि तुम लोग पहले आंसर शीट का फर्स्ट पेज फील कर लो पूरा, बाद में क्वेश्चन पेपर रीड करना। क्वेश्चन पेपर एंड से रीड करना, स्टार्टिंग से नहीं, एंड से रीड करना। एंड में तुम्हारी राइटिंग स्किल है, राइटिंग स्किल में तुम्हें ज़्यादा सिलेक्शन नहीं है। सिलेक्शन होगा तो कहाँ होगा? कॉम्पो में होगा, लेटर में होगा। बाकी सारे क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन है तुम्हारे, ठीक है। तो जो भी तुम्हें सिलेक्ट करना है उसके लिए तुम टिक मार्किंग नहीं कर सकते पेपर पे, बोर्ड के हिसाब से वो कॉपी है। क्वेश्चन पेपर पे तुरंत जाकर तुम्हें सीट नंबर लिखना है तो उनको पता चल जाएगा ये तुम्हारा पेपर है। तो क्या कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन तुम्हें मतलब जो भी कॉम्पो तुम्हें लिखना है ना, उसके बाजू में एक छोटा सा डॉट लगा देना। टिक मत करना, बस डॉट तो कैसे भी लिखते लिखते भी लग सकता है, टिक तो पर्पस हम करते हैं। ओके, एक छोटा सा डॉट लगा देना। और जो भी सिलेक्शन तुम्हें करना है, कॉम्पो का हो, ओके, या फिर तुम्हें पत्र में करना है या कविता में करना है सिलेक्शन, ओके, हिंदी मराठी दोनों में। पद्य विश्लेषण में तुम्हें सिलेक्शन है, 2 पॉइंट में से एक लिखनी है। ये तुम्हारा उन स्टार्टिंग के 15 मिनट में ही हो जाना चाहिए। तुम अगर बाद में सोचोगे कि मैं पेपर लिखते वक्त मेरा जब राइटिंग स्किल का 1 आवर आएगा तब मैं सोचूंगा या सोचूंगी और मैं तब सिलेक्शन करते बैठूंगी, तो तुम्हारा 5 मिनट वही खत्म हो जाएगा। ये लूँ, ये लिखूँ, वो लिखूँ, जो भी सिलेक्शन है उसी वक्त करना है, स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में। उसके बाद तुम्हें और किसी कॉम्पो या किसी लेटर की तरफ देखना ही नहीं, उधर तुम्हें जम्बलिंग होना ही नहीं है। अगर तुम वहां फिर से सोचोगे अरे मैं ये नहीं, मैंने स्टार्टिंग में तो ये चूज किया था, अब फिर से मैं ये लिखती हूँ, ओके, क्या होगा सोचने में बहुत टाइम चला गया। अब ये लूँ कि वो लूँ, ओके। इसीलिए जो भी चॉइस करना है स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में। 8 से क्वेश्चन पेपर रीड करोगे तो क्या होगा? ओके, ग्रामर में कोई चॉइस नहीं है, ग्रामर में तुम्हें ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे तो भी पूरा सब सॉल्व करना ही है, क्योंकि कोई एक रॉन्ग हुआ तो दूसरे को मार्क्स मिलेंगे। अब 8 से पेपर रीड करने का फायदा क्या होगा? जब तक तुम लोग स्टार्टिंग के पेज पे आओगे, ओके, तब तक 11 बज चुके होंगे और तुम्हारे हाथ में फर्स्ट पैसेज ही होगा। टिक तो कर नहीं सकते तुम लोग, अगर टिक मार्किंग करना होता तो मैं तुम्हें कहती कि स्टार्टिंग से रीड करो, तो टिक करके तुम्हारे आंसर रेडी है।
ओके, अब टिक तो कर नहीं सकते तुम लोग, इसीलिए एंड से और उधर क्या कॉम्पो वोम्पो पे डॉट लगाना है, इधर कैसे आकलन कृति के आंसर फाइंड आउट करने, तो टिक नहीं कर सकते, इसीलिए तुम्हारे हाथ में फ्रेश फर्स्ट पैसेज ही होगा जब 11 बजेंगे, और 11 बजते बजते जब फर्स्ट पैसेज होगा तो तुम फटाफट लिखना शुरू कर सकते हो, इसीलिए एंड से शुरू करो, ठीक है। अब हम सेक्शन वाइज जाते हैं। फर्स्ट सेक्शन है गद्य, कितने पैसेज? 3 पैसेज, अब तक तो सब प्रीलियम दे चुके हो, 3 पैसेज, 2 सीन, 1 अनसीन, ठीक है। क्या करोगे? सबसे पहली टिप पे रीडिंग तो हो जानी चाहिए थी अब तक, और अगर अभी भी रीडिंग नहीं हुई है किसी लेसन की 2-2, 3-3 बार, मतलब रीडिंग इतनी तुम्हारी सटीक होनी चाहिए थी अब तक कि तुम्हें कोई भी पैसेज आए उसकी फर्स्ट लाइन पढ़ते ही तुम्हें पता होना चाहिए कि आगे की 4 लाइन में ये है। अगर ऐसा रीडिंग तुम्हारा अभी नहीं हुआ तो भी अभी टाइम है, 20 दिन है, ओके। मैं ये नहीं कहती कि पूरा वक्त हिंदी मराठी ही लेकर बैठो, पर जब भी टाइम मिले, और जो लेसन इजी है, बहुत से लेसन इजी भी है, ओके, तो जो लेसन इजी है उन लेसन को तुम लोग रीड करना शुरू करो। कोइंसिडेंटली वही लेसन आ गए तुम्हारे लिए अच्छा है ना, ठीक है। तो 3 पैसेज, 2 सीन, 1 अनसीन, ओके। अब देखो मैंने टाइम जो है ना वो सेक्शन को दिया है, पैसेज को नहीं दिया है। 45 मिनट्स मैं चाहती हूँ तो 15 मिनट्स करके भी दे सकती थी, ओके, पर मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने पूरे सेक्शन को वो वक्त दिया है। क्यों दिया होगा ऐसे? क्योंकि 2 रीजन, एक तो हर बच्चे का स्पीड अलग अलग है, कोई फटाफट सॉल्व कर लेगा, किसी को थोड़ा टाइम लगेगा। सेकेंडली पैसेज कौन से आने वाले हैं ये हमें अभी पता नहीं है। अगर कोई इजी पैसेज आ गए तो तुम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करके आगे के सेक्शन की तरफ जा सकते हो, या तो सीन पैसेज जल्दी हो सकते हैं, अनसीन के लिए थोड़ा टाइम भी लग सकता है, अनसीन है वो तुमने अब तक कभी पढ़ा नहीं है। सीन पैसेज का अभी नवीन के 5 पेपर्स पैटर्न पेपर सेट तुमने या प्रीलियम दी होगी यहाँ की स्कूल की, कई पैसेज वही आएंगे, तुम लोग देखोगे, ठीक है। तो तुम लोग फटाफट सॉल्व करके आगे बढ़ जाओगे। अगर मैं टाइम मैनेजमेंट में तुम्हें बात की पैसेज वाइज तो तुम लोग सुन के अरे 15 मिनट है, मैं अभी और स्वमत को 5 मिनट लेता हूँ, 10 मिनट लेता हूँ, तो एकदम आराम से चलते तुम लोग। इसीलिए तुम लोगों को 45 मिनट्स मैंने तीनों पैसेज को दिए हैं। अगर वो 40 मिनट्स में भी होता है तो वेल एंड गुड, आगे बढ़ो, ओके। उधर ही वक्त रुको मत, क्योंकि आगे राइटिंग स्किल है जिसके लिए तुम्हें टाइम लगने वाला है, ओके। तो अब पहले आकलन कृति से आते हैं। आकलन कृति के लिए इम्पोर्टेंट टिप ये है, सबसे पहली बात, मराठी हिंदी पेपर में कहीं पे भी तुम्हें पेंसिल यूज नहीं करनी, मार्जिन के लिए भी नहीं और जाहिरात के बॉक्स के लिए भी नहीं। पेंसिल यूज करना बोर्ड में कॉपी है, एग्जामिनर को, मॉडरेटर को ये इंस्ट्रक्शन आते हैं बोर्ड से कि किसी बच्चे ने अगर पेंसिल से आकृतियां बनाई हो या किसी बच्चे ने आकृतियां बनाई ही ना हो तो उनके मार्क्स काट दिए जाए। अब वो कितने काटने हैं वो एग्जामिनर पर है, मतलब कभी कभी तुम एक आकलन कृति के भूल जाते हो और बाकी के बना लेते हो, तो अगर तुमने एक हाथ का भूल गए हो तो हम लोग हाफ मार्क्स काटते हैं, सबके भूल गए हो तो ज़्यादा ही कट करेंगे ना। तो आकृतियाँ बनानी ही है, पेन से ही बनानी है, और ये इंस्ट्रक्शन तुम्हें क्वेश्चन पेपर पे भी मिलेंगे, ऊपर लिखकर मिलेंगे क्वेश्चन पेपर पे कि सभी कृतियाँ पेन से कीजिए, मराठी पे भी मिलेगा, सगळ्या आकृतियाँ पेन ने बनवावी, मतलब सगळ्या, सभी, मार्जिन से लेकर बॉक्स से लेकर सब कुछ। फिर से बता रही हूँ, पेन, कलरफुल पेंसिल्स या पेंसिल्स, कलरफुल पेन, कुछ भी यूज करना। बोर्ड में कॉपी है, जिस पेन से लिख रहे हो उसी पेन से तुम्हें सब कुछ लिखना है, समझे। अब आकलन कृति, दो आकलन कृति आती है 4 मार्क्स के लिए, ओके। और उसके बाद अगर व्याकरण कृति, स्वमत। अब आकलन कृति के लिए बॉक्स आते हैं, अलग अलग बॉक्स तुम पूछोगे कि शेप वैसे ही होनी चाहिए, थोड़े बहुत तो वैसे ही होने चाहिए, फ्री हैंड करना, स्केल यूज मत करना, स्केल यूज करोगे तो टाइम जाएगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो चलेगा, पर एकदम सर्कल का तुमने ट्रायंगल बना दिया तो नहीं चलेगा, सर्कल थोड़ा ओवल होगा तो चलेगा, उसमें कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, ओके। अब 2 आकलन कृतियां हैं, कभी कभी 2 मार्क्स के लिए 2 बॉक्स पूछते हैं, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए 2 बॉक्स पूछते हैं। तो अगर 2 मार्क्स के लिए 2 बॉक्स पूछे जाए, इसका मतलब वो आंसर तुम्हें सेंटेंस में लिखना है। किसमें लिखना है? सेंटेंस में। 2 मार्क्स के लिए अगर तुम्हें 4 बॉक्स पूछे गए, 4 अलग अलग बॉक्स,
तो इसका मतलब उसका आंसर तुम्हें वर्ड में लिखना है, ये तुम्हारे माइंड में होना चाहिए। अगर 2 बॉक्स है तो सेंटेंस, हाँ चले, और 4 बॉक्स है तो वर्ड। Just I'll take your 2 minutes. How many of you are aware of Singham? पिक्चर तो देखा ही होगा। पिक्चर बाकी दोस्त। Simba? Okay, we have Lady Simba with us. Her name is Netra Mule. She's from Khar Police Station. To felicitate her, एक जोर से तालियां हो जाए। Hello all. Uri picture Hindi Marathi.